नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के 50 क्वेश्चंस की। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये उत्तर प्रदेश स्टेट, बिहार स्टेट और साथ में मध्य प्रदेश स्टेट, ये 3 राज्यों के टेट के पेपर से लिए गए हैं। और कोशिश की गई है कि हिंदी के हर एक जो पार्ट है उससे क्वेश्चन हो। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन की सीरीज़ का पहला प्रैक्टिस सेट पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन अपना है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जी हाँ, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा भाषा का शब्द यहाँ पे 4 भाषाएं दी गई हैं आपकी। एक है फारसी, फिर है अरबी, फिर जापानी, फिर तुर्की। ये 4 भाषाओं के नाम दिए गए यहाँ पे। इसमें से जो रिक्शा है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है ये राइट हो जाता है, जापानी शब्द हो गया रिक्शा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सप्ताह में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। सप्ताह में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय और तत्पुरुष द्विगु समास। अब यहाँ पे जो वर्ड आपका है सप्ताह, तो आप जैसा कि जान लें कि सप्ताह में 7 गिनती की एक आभास हो रहा है कि 7 गिनती इसमें दी गई हैं। मतलब 7 दिनों का समूह जो है वो सप्ताह कहलाता है। और ये बता रहा है कि इसमें 7 जो नंबर है, तो आप जानते हैं कि संख्यावाची द्विगु, जहाँ पर संख्या सब आ जाए वो समास वहाँ पे हो जाता है द्विगु। तो इस प्रकार से जो आपका राइट ऑप्शन है वो डी हो जाता है, सप्ताह में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, रोग पीड़ित में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। रोग पीड़ित, ऐसा व्यक्ति जो रोग से पीड़ित है। आपके 4 ऑप्शन है, कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अब इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि रोग से पीड़ित, जो रोग से पीड़ित है अर्थात बीमार आदमी, मतलब जो चीज़ आपके सामने है, प्रथम पद उत्तर पद दोनों को मिला करके अगर तीसरा पद कोई बनता है तब तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें हो गया बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कर्मधारय समास निम्न में से किस शब्द में है? अब ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, चक्रपाणी, चतुर्युगम, मातृभक्त, नीलोत्पलम। ये आपके जो शब्द दिए गए हैं। अब बात हो रही है कर्मधारय की समास। चक्रपाणी में चक्र जिनके हाथ में है, चतुर्युगम, अब इसमें ये तो आपका 4 आ गया तो हो गया द्विगु समास। मातृभक्त अलग हो गया, माता का भक्त। तो अभी जो नीलोत्पलम है, नीला है उत्पल, मतलब जो कमल नीला है, नीले कमल की बात हो रही है। तो ये जो नीला है, अब मतलब ये एक तरीके का हो गया आपका राइट आंसर। ये है आपका कर्मधारय समास नीलोत्पलम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वंद्व समास निम्न में से किस शब्द में है? तो द्वंद्व समास जय पराजय, घनश्याम, त्रिनेत्र, पीताम्बर। अब इसमें जो द्वंद्व समास है, आप इसमें से एक चीज़ हमेशा ध्यान दो कि 2 शब्द अगर दिए गए हैं और उसमें ये जो हाइफन लगा हो, डैश लगा हो, तो आप समझ जाइए कि उसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, तो इसमें जय पराजय में है डैश लगा हुआ, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। लगभग ये सही हो जाता है डैश वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, द्विगु समास निम्न में से किस शब्द में है? नीलांबर, चिड़ीमार, चौराहा, रुपया, पैसा। अब द्विगु समास की बात हो रही है तो संख्यावाची द्विगु, अब जिसमें संख्या हो उसमें द्विगु शब्द है। चौराहा में संख्या आ रही है तो ये द्विगु समास हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दावा अग्नि शब्द का क्या अर्थ है? तो दावाग्नि शब्द का अर्थ है जल में लगने वाली आग, या पेट की आग, या जंगल में लगने वाली आग, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जंगल में लगने वाली आग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, और पेट की आग जठराग्नि होती है। ये जो जल में होती है उसे बड़वाग्नि बोलते हैं, है ना, उसे बड़वाग्नि बोलते हैं। और जो ये हो गया जठराग्नि हो गया, और जो जंगल में लगने वाली आग है ये होती है दावाग्नि। तो दावाग्नि क्या हो गया, जंगल में लगने वाली आग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही क्वेश्चन हो गया, सही आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भाषा का अर्थ मयूर है? अब इसमें 4 शब्द हैं, केकी, अनंत, नीरद, मेदिनी। अब इसमें जो केकी शब्द है इसका मतलब क्या होता है, मयूर, मोर। अनंत तो आकाश होता है, कि नीरद आप जानते हैं नीरद वाद, है ना, मेदिनी अलग चीज़ हो गई। तो इसमें जो केकी शब्द है वो मयूर के अर्थ में प्रयोग होती है। तो यहाँ पे आपका जो ए शब्द है वो आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है,
पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जी हाँ दोस्तों, पुरंदर शब्द का प्रयोग पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, विष्णु, सूर्य, शिव और इंद्र। ये 4 शब्द में पुरंदर का जो अर्थ है वो किसके होता है दोस्तों? वो होता है आपका डी ऑप्शन, इंद्र। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? जी दोस्तों, इसमें पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है। ये आपको जो ध्यान में रखना है कि जो नहीं है, कुसुम, प्रसून, अनंग, सुमन। सुमन भी फूल का पर्यायवाची शब्द है, और अनंग नहीं है, प्रसून है और कुसुम है। मतलब यहाँ पे जो नहीं है वो कौन सा है? सी। तो आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त उचित शब्द चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानी, ज्ञाता, जिज्ञासु, ज्ञानवान। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वो व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो कौन हो गया? जिज्ञासु। ज्ञाता, ज्ञानवान, ज्ञानी, ये लोग क्या है? इनके पास ऑलरेडी ज्ञान है। लेकिन जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है सारी चीज़ें, किसी की भी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो कौन होता है? जिज्ञासु। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सी है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। ऐसा व्यक्ति जिस पर उपकार किया गया हो और वो उपकार को ना मानता हो, ऐसे वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त करते हैं? आपके ऑप्शंस 4 हैं यहाँ पे, कृतज्ञ, कृतज्ञ, जालसाज, धोखेबाज। तो यहाँ पे जो जालसाज है या जो धोखेबाज है वो धोखा देता है, जालसाज जाल बिछाता है, किसी सडन रचता है, और कृतज्ञ वो होता है जो आपका उपकार मानता हो। लेकिन जो कृतज्ञ है वो ऐसा शब्द है जो इस व्यक्ति के लिए है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन, कृतज्ञ। कृतज्ञ वो बंदा है जो उपकार को नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, जो हर समय दूसरों का दोष खोजता है, ऐसे वाक्य के लिए उचित शब्द बताइए। आपके ऑप्शंस हैं आलोचक, परिनिंदक, सर्वनिंदक, पर छिद्रान्वेषी। आलोचक आलोचना करता है, यह आपको पता होता है। परनिंदक जो दूसरों की निंदा करता है, सर्वनिंदक जो सभी की निंदा करता है। लेकिन पर छिद्रान्वेषी का अर्थ ये होता है जो हर समय किसी न किसी में दोष ढूंढता ही रहता है, खोजता ही रहता है, वो क्या होता है? पर छिद्रान्वेषी। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है डी, पर छिद्रान्वेषी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे सौतेली माता के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो दोस्तों पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस है विमाता, कुमाता, जमाता और सुमाता। देखो, सुमाता होती है जो बहुत अच्छी माँ होती है, और जमाता ये मामा की तरफ का एक वर्ड है, और कुमाता होता है जो माँ का रोल नहीं निभा पाती है, जो उस उत्तरदायित्व को नहीं संभाल पाती है, उसे कुमाता बोलते हैं। और विमाता वो होती है जो सौतेली माँ होती है, जिसकी पदवी माँ के बराबर होती है, वो होता है हमारा ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन आपका राइट है, सौतेली माता के लिए विमाता शब्द का प्रयोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए उचित शब्द कौन सा है? विजित, अज्ञेय, अजेय, दुर्जेय। ये 4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें से दुर्जेय ये होता है जिसको जीतना थोड़ा कठिन होता है, और अजेय वो होता है जिसको जीत सकते ही नहीं है, और अज्ञेय वो होता है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, और विजित वो है जिसको हम जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जीता न जा सके की बात हो रही है। तो आपका अजेय का मतलब है जिसे विजित नहीं किया जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता। तो आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जो इंद्रियों से परे हो के लिए कौन सा शब्द है? जो इंद्रियों से परे हो, अगणित, अगोचर, जितेंद्रिय, अगम्य। अब इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, देखो अगम्य क्या होता है कि हम
अब जहाँ पे नहीं जाते हैं वो अगम्य होता है। जितेंद्रिय शब्द वो होता है जो इंद्रियों को जीत चुका हो। अगोचर वो होता है जहाँ पे इंद्रियां भी नहीं पहुँचती हैं, जो इंद्रियों के पहुँच से परे हो। यही आपका राइट ऑप्शन है। अगर तो हो गया, जैसे हम गणित लगा नहीं सकते, जैसे हम गिन नहीं सकते, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाता है। अगोचर, इंद्रियों से परे हो उसे हम क्या बोलते हैं? अगोचर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सत चयन का संधि विच्छेद के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए सत चयन दिया हुआ है, और यहाँ पे देखा जाए एक तरीके से तो ये व्यंजन संधि में आता है। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं सतचयन, सदचयन, सतचयन और समचयन। तो इसमें से जब कभी ऐसा वर्ड आता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई भी जो अक्षर होगा उसमें आधा वर्ड यूज हुआ होगा। तो इस वजह से जो आपके सतचयन है ये गलत हो जाता है यहाँ पे, और सद और सम भी गलत हो जाता है। बस सतचयन जो है आपका जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाता है, सतचयन। जी हाँ, तापे लगा होगा एक मात्रा जो इससे बताता होगा कि वर्ड आधा है। ठीक है, और ये एक तरीके की व्यंजन संधि है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, हिंदी का स्वर्ण युग किसे किस काल को कहा जाता है? जी हाँ, हिंदी का जो स्वर्ण युग है वो काल कौन सा काल है? आपके ऑप्शंस है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। अब चार जो काल दिए हुए हैं, पीरियड्स दिए हुए हैं हिंदी के, इनमें से ऐसा जो आपका जो भक्ति काल है, यहाँ पे साहित्य की रचना चरमोत्कर्ष पे थी, तो उसे हम बोलते हैं ना, तरह तरह की विधाओं की रचना हुई, तरह तरह के वहाँ पे रस अलंकार ये सब खोजे गए। तो इसी वजह से क्या हुआ कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है बी, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन है अपना संबंध तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना, लिखे हुए को काट देना, जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना। अब यहाँ पे कलम तोड़ने की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि जब कोई जज मृत्युदंड सुनाता है उसके बाद कलम तोड़ देता है, उस सेंस में लेंगे तो हो जाएगा गलत। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है। लिखे हुए को काट देना ये भी गलत है। बहुत अच्छा लिखना ये चीज़ है, ये आपका जो राइट आंसर है। कलम तोड़ना का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। ये आपका बी आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है वो है पीताम्बर कौन सा समास है? अब इसमें आपके ऑप्शंस हैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। अब पीताम्बर जो है कौन सा समास है? पीला है अंबर जिनका, ठीक है, अर्थात कौन आएगा? गणेश जी आएंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा जो अर्थ प्रकट हो रहा है ना यहाँ पे। तो जब उत्तर पद और प्रथम पद मिल करके जब अपना अर्थ खो करके तीसरा कोई अर्थ प्रकट करते हैं तब हम क्या बोलते हैं? वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन कौन हो गया? ए हो गया। पीताम्बर बहुब्रीहि शब्द है। 21 है, पंचवटी कौन सा समास है? आपके ऑप्शन दिए गए दोस्तों, द्विगु समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष। अब पंचवटी में 5 संख्या का बोध होता है। अगर 5 संख्या का बोध हो तो इसका मतलब क्या होता है? संख्यावाची द्विगु। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, द्विगु समास। दोस्तों पंचवटी जो है वो द्विगु समास में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रह्मलोक में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। अब ब्रह्मलोक की बात हो रही है तो इसका जो मतलब ब्रह्म का लोक, अब यहाँ पे देखें कि विभक्तियाँ आ रही हैं और जिसमें विभक्तियों का समावेश हो जाता है वो समझ लीजिए कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। बाकी छोड़ दीजिए, विभक्ति का प्रयोग जहाँ शुरू हो जाता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी सर ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, पावक का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पो प्लस अक, पा प्लस अंक, पौ प्लस अंक, पा प्लस अंक। अब यहाँ पे जो है आपका जो अर्थ हो जाता है पौ अक, यहाँ पे अंक नहीं है, यहाँ पौ अक होगा, ठीक है। तो जो पौ अक है यही आपका ऑप्शन सही है, पौ अक। पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो पौ अक होगा और यही आपका राइट आंसर है। कुछ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
24 की। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जगत प्लस ईश, जग प्लस ईश, जगत प्लस ईश और जग प्लस देश। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए जगत ईश, मतलब भगवान जो जगत के हैं, जगत के भगवान। तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी व्यंजन संधि आएगी? और ये हो जाता है आपका जगदीश। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अब यहाँ पर आपकी 4 भाषाओं के नाम हैं, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसैनी अपभ्रंश और मगधी। यहाँ पर जो हिंदी की उत्पत्ति है वो इतिहास के हिसाब से आप देखेंगे तो जब हिंदी की उत्पत्ति होती है उसके पहले कौन आती है? सौरसैनी अपभ्रंश होती है, और बाकी कोई चीज़ें नहीं है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उदय हुआ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? अब 4 शब्द के नाम दिए गए यहाँ पे, नमाज, दीदार, गुनाह, गवाह। हमें 4 शब्दों में जो अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों वो है गुनाह। गुनाह आपका जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, और यही अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाथ का मैल मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथ का जो मैल है, 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदा वस्तु और बेशकीमती वस्तु। अब यहाँ पे हाथ का मैल की बात की गई है, मतलब तुच्छ वस्तु। तो आपका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाता है। तुच्छ वस्तु मतलब क्या चीज़ है? ये तो चीज़ हाथ का मैल है, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, उसके बारे में बात होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत जयशंकर प्रसाद की है, या मैथिली शरण गुप्त की, या अविद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। साकेत जो रचना है वो रचना किसकी है? बी ऑप्शन सही है आपका, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है बी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? अब याद रखिए उत्तर प्रदेश की भी पत्रिका है, सबसे पहली पत्रिका। तो इसके जो आपके संपादक हैं और वो कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये इसके थे फर्स्ट संपादक। और इसके आगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो भी होते हैं सरस्वती के संपादक। तो दोनों लोगों का नाम आपको सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में याद रखना है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ये उनकी सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए यहाँ पे हैं, संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना। ढिंढोरा पीटना आप जानते हैं, जब कोई पंचायत में या राजाओं का जो कोई मैसेज जनता के बीच में भेजना होता था तो ढिंढोरा पीटा जाता था, मतलब बातों को प्रचारित किया जाता था, मैसेज को प्रचार करते थे। तो आपका कौन सा हो गया यहाँ पे? डी। ऐसे ही आपको टिक लगाना है सोच के। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, अंगुली से आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस है, अकारण नुकसान होना, कामकाज बंद होना, मुसीबत में ही मुसीबत आना, व्यर्थ का काम करना। अंगुली से आटा गीला करना, यहाँ पे समय की बर्बादी हो रही है, इसका मतलब ये है कि व्यर्थ का काम करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यर्थ का काम करना। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथ मलना मांगना है, पछताना है, निष्प्रभ होना है, या दुखी होना है। अब कहते हैं कि वो चीज़ चली गई और वो हाथ मलते रह गए, या वो चले गए उनको हाथ मलना पड़ा, मतलब पछताना पड़ा। यहाँ पे जो हाथ मलने की बात हो रही है पछताने से, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा दोस्तों? बी होगा, पछताना। हाथ मलना बोले तो पछताना। 33 है, दानवीर कौन सा समास है? दानवीर के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व और तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर आपका जो 33 का जो आंसर है वो हो जाता है कौन सा? तत्पुरुष समास। दान देने में वीर है ना वो, तो एक तरीके से यहाँ भी विभक्ति प्रयोग होती है। तो यहाँ पे आपका भी डी ऑप्शन हो जाएगा, दानवीर, मतलब ऐसा जो वीर जो दान देता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे आपको हिंदी की स्पेलिंग बतानी है शुद्ध शब्द की। आयोजित, 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 आयोजित। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है बी। आयोजित वर्ड जो है वो वर्ड सही है और बाकी सारी स्पेलिंग क्या हैं, गलत हैं। तो आपका शुद्ध शब्द कौन सा, आयोजित होता है। आयोजित या अलग चीज़ें नहीं होती हैं, आयोजित, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 34 में। अब आपका जो क्वेश्चन है 35, ये है कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। यथार्थ, असली, वास्तविक, सही, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और कल्पना का विपरीतार्थक मतलब अपोजिट, विलोम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कल्पना का मतलब क्या होता है, जो सच्चाई नहीं होती है। और फिर इसमें जो है आपका संज्ञा सर्वनाम ये मिला करके बातों का जवाब देना होता है, उनके वैसे ही हैं। अब देखो, चाहे सही हो, वास्तविक हो, असली हो, यथार्थ हो, ये सच्चाई का ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब कल्पना है तो कल्पना, अब देखो यहाँ पे सही गलत हो जाएगा, वास्तविक अवास्तविक हो जाएगा और काल्पनिक हो जाएगा। लेकिन जो असली है वो नकली हो जाएगा। क्योंकि जो यथार्थ है, यथार्थ वो कहाँ जाएगा, कल्पना में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो सही होगा। कल्पना का जो विलोम है, जो विपरीतार्थक है, वो होगा यथार्थ। आपका क्वेश्चन 36 है, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। लोग तरी जो बॉटम से उसका ले लेते हैं, कोई छिछला, छिछला बहुत लोग इसका आंसर देते हैं, लेकिन छिछला आंसर इसका नहीं है। मैंने भी किया था छिछला पहले जब पढ़ता था, छिछला नौका और लहर और सरोवर। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है नौका, नाव। नाव को तरी भी बोलते हैं, छिछला को नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। 37 है, ईश्वर की कृपा से मूक भी क्या हो सकता है। मूक मतलब क्या होता है, जो बोल नहीं सकता। अब जो बोलने वाला जब बोल नहीं सकता और ऊपर हो जाए ईश्वर की कृपा, तो बहरा तो नहीं हो जाएगा, वो पंगु तो नहीं हो जाएगा, विज्ञ नहीं हो जाएगा। जब बोल नहीं पाता मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। जो बिल्कुल बोल नहीं पाता वो बाचाल हो जाएगा, मतलब टॉक्टिव हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देगा। तो अगर ईश्वर की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आदमी गिरा हुआ है, वो अचानक अमीर हो सकता है, समझ गए। तो भगवान की कृपा जो है वो अलग है। तो ईश्वर की कृपा से मूक भी वाचाल हो सकता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 है, मंदिर में मिलता है। अब मंदिर में क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है या प्रसाद मिलता है या पारसाद मिलता है या प्रसाद मिलता है। अब इसमें से जो पहली बात आप देखेंगे तो फटाफट आप क्या करेंगे, ए और सी तो काट ही देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों स्पेलिंग सही है, बट गलत क्या है, सा। जो सा लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ गलत हो जाता है। अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये आपका सही है और यही वाला सा बनेगा प्रसाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मंदिर में क्या मिलता है, मंदिर में प्रसाद मिलता है। वो आपका ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य एक प्राणी है। ऑप्शन है आपके सामाजिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक और व्यवहारिक। इनमें से कौन सा वर्ड प्रॉपर आप भर सकते हैं इसके अंदर। तो मनुष्य एक ऐतिहासिक प्राणी तो नहीं है, प्रशासनिक प्राणी, व्यवहारिक प्राणी। ये जो सारी चीज़ें हैं व्यवहारिक, प्रशासनिक, ऐतिहासिक, लागू होती हैं सामाजिक जीवन में। तो मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य एक सामाजिक जीवन है। ये आप ऑप्शन टिक करेंगे, सारे अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सामाजिक बनने में सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन कैसा, ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, राम कलम से लिखता है। वाक्य में किस कारक का उपयोग हुआ है। अब कारक आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, पूरा आपको आता होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं करण, कर्ता, कर्म, अपादान। कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब यहाँ पे करण से, अभी करण आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे से आया हुआ है ना। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और ये पूरा याद कर लेना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य है। अब ये सेंटेंस दिया गया है, जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। अब ये सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। देखिए
दो तरीके की बातें हो रही हैं कि जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो विद्वान होते हैं वे भी नहीं होते हैं, समझ गए। मतलब जो दूसरा सेंटेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे सेंटेंस का मतलब कोई नहीं बनता अगर वो आगे का हटा दिया जाए। वे भी नहीं होते हैं, अगर सेंटेंस आप पहला वाला हटा दोगे तो वे भी नहीं होते, तो समझ में नहीं आएगा किसकी बात हो रही है। अब बात किसकी हो रही है? विद्वान की बात हो रही है। ऐसे वाक्य जब एक जो पिछला वाला जो शब्द है, जो सेकेंड सेंटेंस है, वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड करता हो और तभी उसका अर्थ बताता हो, तब हमारा हो जाता है मिश्र वाक्य। तो आपका जो सेंटेंस है कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस आपका है, विजय लिखती लिखती सो गया। विजय लिखता लिखता सो गई। विजय लिखता लिखता सो गए। विजय लिखते लिखते सो गया। अब यहाँ पे जो देखा जाए तो विजय लिखती लिखती, अगर ये विजय है पुरुषलिंग, यहाँ पे लिखती लिखती जो वर्ब आया है वो स्त्रीलिंग का है, तो ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया। विजय लिखता लिखता सो गई। अब इस तरीके से जो यहाँ पर है ये भी स्त्रीलिंग का आ गया, जबकि विजय क्या है? पुरुषलिंग है, तो ये भी गलत हो गया। विजय लिखता लिखता सो गए, सो गए आ गया बहुवचन, जबकि विजय क्या है? एक वचन है, तो ये भी गलत हो गया। विजय लिखते लिखते सो गया, ये आपका राइट आंसर है, डी टिक कर दीजिए, यही शुद्ध वाक्य आपका है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये भी उसी सीरीज का क्वेश्चन है। सेंटेंस आपके हैं, बंस नदी पर गिर पड़ी। बस नदी पर में गिर पड़ी। बस नदी में गिर पड़ा। बस नदी में गिर पड़ी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है आप देखिए, पहली बात है बस नदी पर नहीं होगा, अगर ये मात्रा भी यहाँ का हटा दिया जाए तो नदी पर गिर पड़ी कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि नदी बहुत बड़ी हो तो उसके अंदर चीज जानी चाहिए। पर कैसे होगा? ऑन तो होगा नहीं उसके ऊपर, है ना, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो प्रीपोजिशन है वो गलत यूज हुआ है। यहाँ पे ऑन की जगह क्या होना चाहिए? पर की जगह क्या होना चाहिए? में होना चाहिए, इन होना चाहिए। बस नदी पर में गिर पड़ी, दो प्रीपोजिशन एक साथ में आ गए कंटिन्यूअस, तो ये भी गलत है आपका। बस नदी में गिर पड़ा, अब बस क्या है? बस एक स्त्रीलिंग वर्ड है, और जो सेंटेंस यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है वो कैसा है? ये पुरुषलिंग का है, तो ये भी गलत हो गया आपका। बस नदी में गिर पड़ी, बस अब ये सही आपका पूरा जैसा सब्जेक्ट है कर्म के हिसाब से पूरी क्रिया उसकी है, तो ये आपका डी सही, ऑप्शन डी सही हो गया। तो यहाँ पर आपका डी है, बस नदी में गिर पड़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार कौन सा है? जी हाँ, अलंकार आ गए आपके। ऑप्शंस आपके हैं रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा, ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। अब इस ऑप्शंस में जो आपका राइट आंसर है, देखो मुख मयंक सम, ये जो सम वर्ड आ गया ना यहाँ पे, बस ये समझाना है आपको कि आपका मुख मयंक, जो मुख है वो चंद्रमा जैसा है। मयंक मतलब क्या होता है? चंद्रमा जैसा। सम मंजू मनोहर, उस तरीके से मनोहर का दृश्य दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो मुख है वो चंद्रमा की तरह है ये बताया जा रहा है, तो ये मुख की चंद्रमा से उपमा की गई है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, उपमा अलंकार है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वो अलंकार होता है। यहाँ पे आपके देखिए, किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ अलग हों, ठीक है। अब याद रखो, यहाँ प्रसंग भेद के हिसाब से बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि एक वर्ड आया है उसके अर्थ अलग अलग हैं, कनक कनकते शोभनी, ऐसा कुछ नहीं, तो यमक अलंकार तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो श्लेष है, संदेह है, संदेह की यहाँ बात नहीं की जा रही है। यमक और भ्रांतिमान, भ्रांति तो यहाँ पे है ही नहीं। अब बचता है श्लेष और यमक, तो यमक में क्या होता है कि जब एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय वह पाए वराजक वह पाए हर्षा, तो वो यमक अलंकार है कि वहाँ शब्द जब आता है बार बार और उसके अर्थ भी बार बार होते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है यमक अलंकार। और यहाँ कह रहा है कि शब्द एक बार है, शब्द एक ही छंद में आए एक ही बार, अर्थ भिन्नता हो जो सो श्लेष अलंकार, तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा ए, राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपके अलंकार हैं उपरूपक, उपमा, रूपक और उपमा, रूपक और मानवीकरण। अब यहाँ पे अंबर पनघट मतलब आकाश रूपी पनघट में
जो डुबो रही है तारा घट उषा नागरी, मतलब जो तारा का घट लेकर के ऐसा बताया गया इसमें है। तो इसे जो अंबर पनघट का जो शब्द है वो मतलब एक रूप दिया जा रहा है उसको, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें क्या हो गया, ये रूपक अलंकार है, ऑप्शन ए सही हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब आपके ऑप्शन है यहाँ पे विभावना, विरोधाभास, अतिशयोक्ति और असंगति। अब यह अनुरागी चित्त की गति, ये कह रहा है कि ऐसा हृदय जब वो किसी के प्रति अनुराग हो जाए उसमें, तो उसकी जो गति है मतलब वो डूब गया दिल और किसी का अनुरागी हो गया। अब उसकी जो गति है, उसकी जो दशा है वो कोई नहीं समझता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अब ये कहते हैं कि जो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, तो जितना वो काले रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्ज्वल हो, उतना ही वो सफ़ेद होता जा रहा है। मतलब काले रंग में डूब रहा है, हो रहा है सफ़ेद, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो हो गया उल्टा। तो समझ गए कौन सा है, यहाँ पे विरोधाभास की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। तो बी हो गया आपका राइट आंसर, और यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पे अधिकार लिखा हुआ है, यहाँ पे अधिकाय हो जाएगा। वही खाए बौरात नर पी पाए बौराए, कई प्रकार से लिखा जा रहा है। तो इसमें देखो ये दो शब्द आए हुए हैं, ये सबको ये पूरा याद ही हो गया, सब कहीं ये जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है लगभग दिया गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कनक कनक मतलब सोने धतूरे की बात होती है। वह खाए, एक को धतूरा खा के आदमी क्या होता है, बौरा जाता है, पागल हो जाता है। और ई पाए, जिसको उसको पा जाता है तब बौरा जाता है। सोना बहुत सारा मिल गया तो आदमी पगला गया, धतूरा खा गया तो पगला गया। दोनों के अर्थ में अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पे शब्द आ रहे हैं कई बार और अर्थ भी अलग अलग हैं। तो यमक अलंकार यहाँ पे निश्चित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाता है सही, और ये आया आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, में कौन सा अलंकार, जो दोहा दिया गया है रहीमदास जी का, इसमें कौन सा अलंकार है। आपके अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है पानी की, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, ठीक है। ये दो बार रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि आपको पानी रखना चाहिए। बिना पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो कोई नहीं उबर सकता, कोई जिंदा नहीं बच सकता। मोती, चाहे मोती हो, उसका विकास नहीं हो सकता। मानुष, मनुष्य, चून, सूना होता है। बिना पानी के सबका जो अर्थ है, अस्तित्व है, वो नहीं है। तो पानी के अर्थ में मोती के रूप में अर्थ अलग हो जाएगा। मनुष्य के रूप में उसका व्यवहार है, उसका जो दूसरे के प्रति जो स्नेह होता है, वो पानी की बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे बहुत पानी जो आया है वो कई अर्थ में प्रयोग हो गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है श्लेष अलंकार, और यहाँ पर हो गया आपका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अब यहाँ पे रस की बात आ गई, एक क्वेश्चन रस का केवल आया यहाँ पे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, शोक भय ह्रास रति, ठीक है। तो श्रृंगार जो है वो रति उसका स्थायी भाव है, तो ये आपका जो ऑप्शन है सही हो जाता है डी, रति, ठीक है। और बाकी एक जो रस का है मैं अलग से वीडियो बढ़िया बना दूंगा, उसमें जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक में आपको याद हो जाएगा। ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।